Hi guys, welcome back to my YouTube channel UPSC or Nothing. Today we are going to discuss current affairs for 2nd August 2020. So before wasting any further time, let's get into the topics for the day, which are Index of Industrial Production, Finance Commission, Baidu Navigation Satellite System, Operation Breathing Space, Eurozone, Peace Clause, Bal Gangadhar Tilak, Affordable Rental, Housing Complexes, Green AG Project, and in the last, Municipal Bonds. Our first question is, which of the following statements is or are correct about index of industrial production? Our statements are, it is an index that shows the growth rates in different industry groups of the economy in a fixed period of time. Second, it is compiled and published monthly by NSO. Third, base year for IIP calculation is 2004 to 2005. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, all of the above. Try to figure out which is the right answer. Then we will discuss it. तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट्स में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर यूपीएससी खेल कर सकता है। जैसे कि इफ़ यू लुक इनटू द स्टेटमेंट नंबर 3, तो इसमें लिखा है बेस ईयर फॉर आईआईपी कैलकुलेशन इज 2004 टू 2005। जब भी हम आईआईपी पढ़ें या कोई भी इंडेक्स पढ़ें तो हमको पता होना चाहिए कि वो बेस ईयर क्या है उस किसी भी इंडेक्स का। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ देखें। सेकेंड, इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाई एनएसओ। एक तो हमको ये चीज़ देखनी है कि ये पब्लिश कौन करता है, दूसरा ये मंथली होता है, एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा हम लोग को अंडरलाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहले स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल सही है, दैट इट इज़ एन इंडेक्स दैट शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दैट इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाई एनएसओ। कहीं कहीं आप इसको देखोगे कहाँ वहाँ पे सीएसओ लिखा होगा, वो भी बिल्कुल सही है। एनएसओ सीएसओ एक ही चीज़ है, एंड दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑल राइट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, बेस ईयर फॉर आईआईपी कैलकुलेशन इज 2004 टू 2005। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट 2004 2005, इट्स 2011 टू 2012। ये पहले था 2017 के बाद ये चेंज हो गया है, अब 2011 से 2012 है। और कुछ चीज़ें हम लोग आईआईपी के बारे में जान लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग को जैसे पता ही है ये कंपाइल एंड पब्लिश बाय सीएसओ, वो भी मंथली। मिनिस्ट्री हम लोगों को पता है। बेस ईयर हमने पढ़ ही लिया है कि 2011 से 2012 में है। अर्लियर 2004 से 2005 था, जो कि 2017 में चेंज हो चुका है। ठीक है। अनदर थिंग, शोज ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा, दो ग्रुप्स होते हैं, वो जो होते हैं वो हैं यूज बेस्ड एंड ब्रॉड सेक्टर। ब्रॉड सेक्टर में तीन है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा शेयर है। ठीक है, फिर माइनिंग का आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का आता है। आईआईपी के अंडर हमारे 8 कोर सेक्टर्स होते हैं विच रिप्रेजेंट 40% ऑफ द वेट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। ठीक है, अब वी शुड नो दैट व्हाट आर दीज 8 कोर सेक्टर्स आर। These core sectors are given here in decreasing order. सबसे ज़्यादा शेयर है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, देन वी हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन वी हैव गॉट क्रूड ऑयल, देन वी हैव गॉट नेचुरल गैस, फिर सीमेंट एंड देन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सी दिस IIP was first published in 1950 with base year as 1937। तो हमको ये भी पता चलेगा कि हमारा सबसे पहली बार पब्लिश कब हुआ था ये। Another thing we should know about this is that it can be used by various government agencies for policy making purposes like finance commission और RBI, ये सब यूज़ करते हैं इसके डेटा को पॉलिसी मेकिंग के लिए। अनदर थिंग इज इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्वार्टरली एंड एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स, मतलब किसी पहले से एडवांस में जीडीपी एस्टिमेशन के लिए भी ये डेटा यूज़ होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग को आईआईपी के बारे में पता होनी चाहिए। ये मैंने एक माइंड मैप के फॉर्म में इसको बना रखा है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, स्टेटमेंट्स आर, it is a statutory body that determines the method for distributing the tax proceeds between the center and states. Second, under Article 280 of the Constitution, the President of India is required to constitute a finance commission at an interval of 3 years or earlier. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. First of all, we are discussing this question because recently a high-level group on agricultural exports, which was constituted by Finance Commission, has submitted its report to the Finance Commission. इसलिए हम फाइनेंस कमीशन के बारे में ये पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये स्टैटिक नॉलेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएससी में, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखें दैट इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी
that determines the method for distributing the tax proceeds between the center and states. This statement is wrong because it is not a statutory body, it is a constitutional body. ठीक है? It is a constitutional body under Article 280 of the Constitution. Another thing, under Article 280 of the Constitution, the President of India is required to constitute a finance commission. यहाँ तक बिल्कुल सही है. At interval of 3 years, ये गलत है because at an interval of 5 years. ठीक है, ये हम लोग को चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको हमेशा अंडरलाइन करते रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है. जैसे इसमें क्या है अंडरलाइन करने वाला, आर्टिकल 280. फिर प्रेसिडेंट करता है कि पार्लियामेंट करते हैं कि पीएम करते हैं, फिर कितने टाइम पीरियड में करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमको ये पता होनी चाहिए. जैसे इस तरह में स्टैट्यूटरी बॉडी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या डिराइव करता है. ठीक है, ओके. फिर और चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं कि यह खैर हमने पढ़ी लिया है, सेटअप बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. हाँ, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर चेयरमैन इज दैट द पर्सन शुड हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स. और जो अदर 4 मेंबर्स है उनका क्राइटेरिया है 4 टाइप का. पहला, दे शुड बी present currently working as a high court judge or should be qualified as a high court judge. Second, a person should have experience in economics field. Third, the person should have knowledge about the government finances and accounts. ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज हैं जो अदर 4 मेंबर्स को होने चाहिए जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं. Currently we are having 15 finance commission which is headed by N.K. Singh and it was constituted by president in November 2017. तो currently 15 finance commission चल रही है. ठीक है, okay. Moving on to our next question. Which of the following countries have recently launched full global services of its Baidu navigation satellite system? तो ये जो हमारा बाइडू है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? Whether it is Japan, whether it is China, whether it is South Korea, whether it is Singapore. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा चाइना. जो बाइडू है वो चाइना का है. देखिए अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना ने बाइडू का जो 3rd स्टेज है BDS 3 वो लॉन्च किया हुआ है. वॉट इट डज इज इट प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड सर्विसेज ऑफ GPS. ठीक है. अनदर थिंग वी शुड नो अबाउट बाइडू इज दैट इट इज अ चाइनीज वर्ड फॉर बिग डिपर. बिग डिपर ऑफ प्लग कॉन्स्टलेशन. ये कॉन्स्टलेशन कुछ इस टाइप की होती है. देखिए ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके होती है ये. ठीक है, ये बड़ा सा होता है. इसमें 7 स्टार्स होते हैं हमारे. ये प्लग के शेप का होता है. देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इसलिए इसको बिग डिपर बोलते हैं और चाइनीज इसका बाइडू वर्ड है. फिर another thing we should know about it is that it was launched in early 1990s but it got operational in China in 2000 only. ठीक है. Another thing, it provides navigation signals of multiple frequencies. ठीक है. अब हर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कुछ सैटेलाइट्स होती हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वन सैटेलाइट बट इट्स अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट और कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट जो कि बाइडू में 30 हैं. ठीक है, वी शुड रिमेंबर दिस, अराउंड 30 हैं. फिर बाइडू 3 अभी लॉन्च हुआ है, न्यूज़ में था, तो हमको पता होना चाहिए बाइडू 1 क्या था, बाइडू 2 क्या था. सी बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वॉज कम्प्लीटेड इन 3 स्टेजेस. बाइडू 1 में सिर्फ चाइना में सर्विसेज देता था ये. बाइडू 2 BDS एशिया पैसिफिक में था. BDS 3 वर्ल्ड वाइड सर्विस. तो अब ये पूरा ग्लोबली तो ये बाइडू पूरा ग्लोबली सर्विसेज दे रहा है. ठीक है. नाउ इट हैज़ ऑल्सो बिकम द 4th ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आफ्टर US का GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रशिया ग्लोनास और यूरोपियन यूनियन गैलीलियो. कई बार UPSC में क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग में टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि GPS कहाँ का है, ग्लोनास कहाँ का है, गैलीलियो कहाँ का है. ठीक है. फिर अनदर थिंग वी शुड नो, अब इससे रिलेटेड है कि अपने इंडिया में भी इस टाइप का कुछ GPS है. इंडिया हैज़ गॉट इट्स ओन GPS विच इज़ कॉल्ड IRNSS नैविक. पहले इसका नाम IRNSS था बट बाद में नेम चेंज होकर नैविक हो गया है. बट अगर देखा जाए इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है इट इज़ नॉट ग्लोबल, इट इज़ अ रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जिसका रेंज 1500 किलोमीटर है. अपने इसमें कॉन्स्टलेशन में 7 सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, 7 सैटेलाइट्स हैं अपने इंडिया के इसमें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए. US का क्या है, रशिया का क्या है, EU का क्या है, बाइडू कौन सी कंट्री का है, कितनी सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, कौन से नंबर पे आया है आफ्टर मतलब ग्लोबल प्रोवाइडर. ठीक है. Another interesting fact is that China is promoting the use of Baidu in the countries which are the members of its BRI project. BRI is Belt and Road Initiative project.
तो more than 100 countries are currently using this BTS. So it's quite challenging for the other countries कि जिनके GPS को ये चैलेंज कर रहा है, ठीक है, इसलिए काफ़ी हॉस्टाइल सिचुएशन हो रखी है बाकी कंट्रीज में. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग फॉर ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस? आवर ऑप्शंस आर इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड इजराइल, इंडिया एंड जापान. सोचिए क्या क्वेश्चन आंसर हो सकता है. करेक्ट आंसर है इसका इंडिया एंड इसराइल. अभी क्या हुआ है रिसेंटली, डिफेंस मिनिस्ट्री और वहाँ के R&D, इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्ट्री और वहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वहाँ की एक टीम इंडिया में आई हुई है. क्यों आई हुई है? इट हैज़ कम टू वर्क टुगेदर टू डेवलप 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग किट्स फॉर कोविड-19. तो ये ब्रीदिंग स्पेस जो है ये कोविड-19 से रिलेट करता है, जिसमें इंडिया और इसराइल के साइंटिस्ट मिल के, डिफेंस मिनिस्ट्री के भी रिसर्चर्स मिल के कुछ रैपिड किट्स मंगाएंगे, क्योंकि अब बहुत ही अनलॉकिंग फेज स्टार्ट हो चुका है. अब ऐसा चाहिए कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट हर किसी को टेस्टिंग किट चाहिए. इसके लिए हम लोग टेस्टिंग किट डेवलप कर रहे हैं इसराइल के साथ. ये टीम अपने साथ कुछ मशीन्स और रोबोटिक आर्म्स वगैरह भी लेके आई है, ताकि दूर से ही पेशेंट्स का रिसर्च हो सके. और जो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट हैं वो हैं ऑडियो टेस्ट, ब्रीदिंग टेस्ट, थर्मल टेस्टिंग, पॉली अमीनो एसिड टेस्ट. ऑडियो टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट्स की वॉइस को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. देन पेशेंट का ब्रीथ टेस्ट भी होगा, जिसमें एक ट्यूब में वो ब्लो करेंगे और उसमें डिटेक्ट किया जाएगा कि वायरस है कि नहीं है थ्रू टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वेव्स. देन वी हैव गॉट थर्मल टेस्टिंग, जिसमें वायरस का आइडेंटिफिकेशन होगा सलाइवा के सैंपल के थ्रू. देन वी हैव गॉट पॉली अमीनो एसिड टेस्ट टू आइसोलेट प्रोटीन्स रिलेटेड टू कोविड-19. तो ये 4 टाइप के टेस्ट हैं जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए. और ये ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस कौन सी कंट्री से बीच में है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट यूरोजोन? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमको पता होना चाहिए. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 17 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन विच यूजेस द यूरो एज द ऑफिशियल करेंसी. सेकेंड, टू बी एबल टू जॉइन द यूरोजोन the EU member states are required to fulfill the so-called convergence criteria. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. तो अगर हम स्टेटमेंट्स में पहले में देखें कि हमको देखना चाहिए कि क्या वाकई इसमें 17 मेंबर हैं, ठीक है, तो जी हाँ, 17 मेंबर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि 19 मेंबर्स हैं. हमको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ विच 19 मेंबर्स हैं जो यूरो जोन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. इन 19 मेंबर्स की कॉमन करेंसी है यूरो. बाकी के बचे जो आपके 8 कंट्रीज़ हैं वो अपनी खुद की ही करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है. फिर सेकंड ऑप्शन, टू बी एबल टू जॉइन द यूरो जोन द EU मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द सो कॉल्ड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अभी हम देखेंगे कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है ओनली 2, ठीक है. तो अगर इधर देखें कि दीज आर, जो ये क्राइटेरिया वो क्या है, दीज आर इकोनॉमिक एंड लीगल कंडीशंस अग्रीड इन मास्ट्रिस्ट ट्रीटी 1992 एंड ऑल्सो नोन एज मास्ट्रिस्ट क्राइटेरिया. अब ये मास्ट्रिस्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है. अब ये जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो ये है कि जो भी कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन की तो पहली बात मेंबर होनी चाहिए. अगर उसको उसको मेंबर बनना है यूरो जोन का, तो उसके पास क्या होना चाहिए, इट शुड मेंटेन लो इन्फ्लेशन and that inflation should not exceed 1.5% of the top 3 lowest inflation having countries of eurozone. Second, interest rate कम होना चाहिए, which should not exceed 2% as compared to the first 3 lowest interest rate having countries. Third, annual budget deficit should not exceed 3% of the GDP of its economy. Fourth, the debt should not exceed 60% of the GDP of its economy. तो ये कुछ 4 क्राइटेरियाज हैं which should be fulfilled before any country can join eurozone, ठीक है. Another question is, the term peace clause sometimes seen in the news is related to which organization? Our options are United Nations, World Trade Organization, Eurozone, World Economic Forum. ठीक है, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, फिर हम डिस्कस करते हैं. तो पहली चीज़ तो ये है कि तब जो पीस क्लॉज है वो हमारा WTO से रिलेट करता है, ठीक है. WTO से रिलेट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना 2 है, इसको बोलते हैं WTO पीस क्लॉज. WTO पीस क्लॉज, ऑलराइट. अब ये पीस क्लॉज जो है वो आया क्यों है, वो इसलिए आया है न्यूज़ में क्योंकि इंडिया ने का जो MSP है फॉर राइस, इट इज़ अंडर स्क्रूटिनी एट WTO, जो कि US और यूरोपियन यूनियन ने चैलेंज किया है कि इंडिया ने जो सीलिंग लिमिट्स जो सब्सिडी बढ़ाई है राइस पे, वो सीलिंग लिमिट्स को ब्रीच कर रही हैं.
इसलिए इशू न्यूज़ में था। अब हमको पता होना चाहिए कि WTO पीस क्लॉज है क्या एक्चुअली। WTO पीस क्लॉज क्या करता है कि जब भी कोई कंट्री अपनी सीलिंग लिमिट को ब्रीच करती है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट प्रोटेक्ट्स अ डेवलपिंग कंट्रीज फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम अगेंस्ट एक्शंस फ्रॉम द WTO मेंबर कंट्रीज इन केस ऑफ सब्सिडी सीलिंग्स आर ब्रीच। ठीक है, तो जब भी सब्सिडी सीलिंग्स ब्रीच होती हैं तब ये पीस लॉस यूज़ किया जाता है। अनदर थिंग, जो ये सब्सिडी सीलिंग्स कितनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। दे आर 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अभी क्या है कि अभी इंडिया की जो सीलिंग राइस के लिए है, जो सब्सिडी दी गई है वो $4 बिलियन के करीब है, आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ अराउंड 43 और 44 बिलियन डॉलर्स, जो कि 11% में जा रही है। तो आपको पता ही है थ्रेशोल्ड 10% का है, वो 11% में जा रही है, तो थ्रेशोल्ड ब्रेक हो रहा है। अनदर थिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट in entire WTO, it is only India which has ever invoked this peace clause। मतलब इससे पहले इतने सारे नेशंस हैं यहाँ पे, किसी कंट्री ने भी ये पीस क्लॉज को इन्वोक नहीं किया है। सिर्फ इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एंड द ओनली कंट्री विच हैज़ इन्वोक दिस पीस क्लॉज। फिर अगर पीस क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको WTO के बारे में पता होना चाहिए कि WTO में कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पे हेडक्वार्टर है एंड एवरीथिंग। तो इसके 164 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर्स इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इट वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश इन 1995। इसके पहले भी कुछ था, इसका जो प्रीकर्सर है वो उसको बोलते हैं गैट। ठीक है, ये सेट ऑफ एग्रीमेंट्स थे एंड प्रिंसिपल्स थे, इसका कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं था, इसलिए WTO को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन उससे पहले जितना भी ट्रेड रिलेटेड काम हो रहा था वो गैट के थ्रू हो रहा था। ठीक है, और ये मराकेश एग्रीमेंट के थ्रू आया था। फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ WTO और नॉट। तो WTO इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। तो ये एक फैक्ट है जो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बाल गंगाधर तिलक। अब हम ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मतलब 2020 में 100th एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। मतलब इनको मरे हुए 100 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, ही बिलोंग टू द मॉडरेट्स फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड, ही ऑर्गेनाइज फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी एंड शिव जयंती टू क्रिएट यूनिटी अमंग पीपल। थर्ड, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ऑल इंडिया होम लीग। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो हमको इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या ये मॉडरेट्स में थे या एक्सट्रीमिस्ट में थे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट में थे। ठीक है, अनदर थिंग इज ही ऑर्गेनाइज फेस्टिवल लाइक गणेश चतुर्थी, दिस इज करेक्ट। ये एक ऐसे नेता थे अपने टाइम के जो इस टाइप के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे ताकि यूनिटी बनी रहे हमारे देश में, इंटेग्रिटी रहे हमारे देश की। ठीक है, थर्ड इज ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑल इंडिया होम रूल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ, अपार्ट फ्रॉम एनी बेसेंट, इन्होंने भी अपनी एक होम रूल लीग मूवमेंट चालू की थी। एनी बेसेंट की जो होम रूल मूवमेंट थी वो एंटायर इंडिया बेस्ड थी, मोर देन 70 सिटीज़ में थी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की जो थी वो तो ज़्यादातर यूपी नॉर्दर्न प्रोविंसेस और बेसिकली मुंबई में कन्फाइंड थी। दोनों ने ही अच्छा काम किया था। और चीज़ें जो हम लोग को इनके बारे में पता होनी चाहिए, दैट ही इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज नोन एज लोकमान्य तिलक। एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर हम देख ही चुके हैं, ऑल इंडिया होम रूल भी देख चुके हैं हम लोग। ब्रिटिशर्स कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो कई बार स्टेटमेंट आ सकता है इस टाइप का, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉट ब्रिटिशर्स कॉल्ड हिम बेसिकली। फिर अनदर थिंग इज ही वॉज अ फाउंडिंग फादर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसके लिए तो ही वॉन्टेड टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज अमंग द कॉमन पीपल। देन ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर स्वराज एंड सेल्फ रूल। आपको पता ही है, इस चीज़ से पता चल जाएगा इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट मतलब स्वराज। ठीक है, अनदर थिंग, इन्होंने कुछ वीकली न्यूज़पेपर्स और बुक्स भी पब्लिश किए थे। वीकली न्यूज़पेपर्स थे केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था, एक महारत्ता था जो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इनकी लिखी हुई बुक्स हैं गीता, रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग को पता होनी चाहिए इनके बारे में। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम। अभी न्यूज़ में थी, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट, it aims to provide ease of living to poor to get access to dignified affordable rental housing close to their workplace. Second, it is launched as a sub scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana Rural. Options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. चलो पहला देखते हैं। It aims to provide ease of living to poor to get access to dignified affordable renting
rental housing to their workplace. This statement is correct. Second, it is launched as a sub scheme under the प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल. ये गलत हो जाएगा, ये रूरल नहीं है, ये अर्बन है. And it is for the ease of living of poor and urban migrant. अर्बन माइग्रेंट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, वन ओनली. इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं. रिसेंटली लॉन्च एज अ सब स्कीम हमने पढ़ ही लिया है कि अर्बन का पार्ट है. अर्बन हमारी जो PMAY अर्बन है वो हमारी 2015 में लॉन्च हुई थी फॉर प्रोवाइडिंग अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल टिल 2022. ये हमको याद रहना चाहिए. कई बार इसमें खेल हो जाता है कि 2024 है कि 2023 है, तो 2022 याद होना चाहिए कब लॉन्च हुआ था. ये हमें हर एक स्कीम का पता होना चाहिए. अनदर थिंग, एम क्या है इसका, ARHC का, इट इज़ टू प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग टू अर्बन माइग्रेंट्स टू गेट एक्सेस टू डिग्निफाइड अफोर्डेबल नियर टू देयर वर्क प्लेस. ठीक है. फिर टारगेट बेनिफिशियरी क्या है, वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स वर अर्बन माइग्रेंट्स. इट इंक्लूड्स लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, स्टूडेंट्स. मतलब हर एक इंसान का ख्याल रखा हुआ है इस चीज़ में. ये कुछ अलग अलग टाइप के मॉडल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकता है जो कि यहाँ पे दे हुए हैं. यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंडेड वेकेंट हाउसेस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वेकेंट हाउसेज हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड हैं, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, या फिर कंस्ट्रक्ट ऑपरेट एंड मेंटेनेंस के थ्रू भी ये काम हो सकता है बाय एंटरिंग इनटू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद प्राइवेट एंटिटीज़. फिर कुछ फाइनेंसेज हैं, कंसेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंसेज अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग फंड एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. इनके थ्रू ये फाइनेंस हो सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बैंक्स के थ्रू. एंड अनदर थिंग है कि कंसेशन दे सकते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस में. देन दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स, नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट. तो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए. आप लोग इसको अच्छे से बढ़िया देख लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च ग्रीन AG प्रोजेक्ट. ये भी गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है. हालांकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन में सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही डाले हैं. चलिए आप बताइए कौन सा स्टेट है. मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर. करेक्ट आंसर इज मिजोरम. अभी ये मिजोरम में ये लॉन्च हुआ है एज अ पायलट प्रोजेक्ट. ठीक है. और चीज़ हम इसके बारे में देखते हैं. इसका एम है टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. मतलब ताकि एग्रीकल्चर से जो एमिशंस रिलीज हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए टू प्रमोट देम. ठीक है. अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये मिजोरम में भी लॉन्च हुआ है. अदर स्टेट्स में भी लॉन्च होगा जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड उत्तराखंड. देन वी शुड नो दैट कौन फंड कर रहा है, क्या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है कि कहीं बाहर से फंडिंग आ रही है. तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के थ्रू फंड हो रहा है. फिर और ऐसा भी नहीं है कि कोई शेयर में हो रहा है, पूरी तरह से GEF इसको फंड कर रही है. अनदर थिंग वी शुड नो अबाउट GEF, कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इट वॉज स्टैब्लिश्ड एट इन रियो समिट इन 1992. ठीक है. इट इज़ बेस्ड इन वॉशिंगटन. इसके मेंबर कंट्रीज 183 हैं. इट ऑल्सो फाइनेंसेस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टू क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, then POPs, which is Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Minamata Convention on Mercury के ऊपर है ये मर्क्यूरी. तो ये कुछ और कन्वेंशन हैं जिनको ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड करता है. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग को पता होनी चाहिए. देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए तो जब भी कुछ भी चीज़ पढ़िए, कोई ऐसा टर्म आ रहा है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, तो उसके बारे में हमें हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना. ठीक है. तो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट म्यूनिसिपल बॉन्ड. अब हमको यहाँ पे देखना है कि हमको इनकरेक्ट ध्यान देना है. सब में करेक्ट था, इसमें इनकरेक्ट है, इसलिए मैंने उनका पहले से ध्यान दे दिया है, मतलब कि आप लोग को इस पर ध्यान देना है. फर्स्ट, दीज आर इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज टू रेज मनी फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. सेकंड, Bombay Municipal Corporation was the first ULB to issue municipal bond in India in 1997. And third, these are regulated by RBI. तीनों स्टेटमेंट को देखिए फिर बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है. ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड 1 and 3 ओनली. हमको इनकरेक्ट बताना है, याद रखिएगा. चलिए पहले में देखते हैं. दीज आर इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज टू रेज मनी फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. बिल्कुल सही है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए ये इशू होते हैं. सेकंड, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज द फर्स्ट ULB टू इशू. नहीं, ऐसा नहीं है. इट वॉज नॉट बॉम्बे, इट वॉज बेंगलोर. ठीक है. तो ये हमको इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पता होना चाहिए. थर्ड, दीज आर रेगुलेटेड बाय RBI. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज रेगुलेटेड बाय SEBI.
सेबी ने 2015 में न्यू गाइडलाइंस निकाली थी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को रेगुलेट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, बाकी कुछ ऐसा कुछ रिलेवेंट है नहीं। आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर, दिस डिस्कशन जो हमने माइंड मैप्स के थ्रू भी पढ़ा है, मैंने तो पहले से बना के रखे थे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू गाइज।